फाइन गाइस। सो इस बैच में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत डिटेल में पढ़ा, लेक्चर बाय लेक्चर हमने देखा। अब कुछ लोगों ने कहा कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग पे काम करना चाहिए, तो हम स्टेट ऑफ बीइंग के सीरीज़ को भी चलाएंगे और बहुत आराम से समझेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, ये पहले तो लोगों को ये नाम भी नहीं पता था। स्टेट ऑफ बीइंग भला क्या है, धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं। देखिए, जब कोई सब्जेक्ट मतलब कोई भी, राम सीता सोहन गीता मैं आप, कोई भी सब्जेक्ट है, जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो सब्जेक्ट अमीर है, गरीब है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, कमरे में है, छत पर है, ETC बताने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उसे स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर नो एक्शन, कोई क्रिया नहीं होगी। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, एक लड़की है, लेट्स से इस लड़की का नाम है प्रिया। हम प्रिया के बारे में जो भी बात करेंगे उसमें कुछ भी खाना पीना उठना बैठना नाचना गाना नहीं होगा, बस सिर्फ इतना होगा, प्रिया अच्छी है, प्रिया बुरी है, ये गोरी है, ये लंबी है, ये मोटी है, इसके बाल अच्छे हैं, प्रिया बीमार है, एजुकेटेड है, ये सारी बातें होंगी। इस वक्त वो अपने कमरे में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है, उसकी आंखें बड़ी है, उसके होठ गुलाबी हैं, व्हाटएवर। हम इसके हर चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, बट हम ये नहीं बताएंगे कि ये करती क्या है। तो जब जब आपको ये मौका मिलेगा, मौका तो ऑफ कोर्स मिलेगा, किसी सब्जेक्ट को आप पूरा ऐसा डिस्क्राइब कर दो, बिना एक्शन बताए सब बता दो, तो वहां पर आपको स्टेट ऑफ बीइंग की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि शादी के लिए आपके पास एक फोटो आया, एक लड़की का फोटो आया, तो जब आप उस फोटो को देखते हो तो फिर आप क्या करते हो, उसको जूम कर करके उसकी आंखें देखते हो, नाक देखते हो, होठ देखते हो, अब फिर जब आप वहाँ पर अपना बोलवचन देते हो, जब आपसे कोई पूछता है कि ये फ़ोटो कैसा है, ये लड़की कैसी है, आप कहते हो हाँ हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है, आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, आंखें कितनी प्यारी है, थोड़ा सा होठ ऊंचा है इसका, थोड़ा गाल पिचका हुआ है इसका, बाल अच्छे हैं लेकिन थोड़े घुंघराले हैं। तो जब आप ये बोलते हो ना कि बाल अच्छे हैं, आंखें बड़ी हैं, होठ ये है वो है, ये किस तरह का सेंटेंस हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। फिर कोई दूसरा कहता है ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और इसके पापा तो पुलिस वाले हैं, भाई तो आर्मी में है इसका, और चाचा तो रिटायर्ड कर्नल है। ये जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट क्या था, स्टेट ऑफ बीइंग था। अब समझ में आ रहा है क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग? एनीबॉडी यस नो बोल दीजिए। हाँ जी सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपके बेटे ने एक टॉय खरीदा, खिलौना खरीदा। अब आपका बेटा उस टॉय के बारे में आपको पूरा बता रहा है, मम्मी मम्मी डैडी डैडी ये टॉय बहुत अच्छा है, ये अट्रैक्टिव है, इसका टायर बहुत स्ट्रांग है, इसका जो इंजन है बहुत पावरफुल है,
इसका प्राइस कुछ भी नहीं मम्मा, सिर्फ $200 है, खरीद दो ना। तो ये जो प्राइस ये है, ये अच्छा है बुरा है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग। तो मुझे लगता है कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है स्टेट ऑफ बीइंग की। अब समझ गए हम? अब आइए। यस सर। जी, तो अब है कि अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो होता क्या है। तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है कि भाई आप सब्जेक्ट को रखो। पहले बोलता है कि आप देखो कि आपका टाइम कौन सा है, आप प्रेजेंट की बात करोगे या पास्ट की बात करोगे। अगर बंदा कहता है जी मैं तो पहले प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट है, तो कहता है ठीक है भाई प्रेजेंट टाइम है, तो आपके पास 3 आइटम्स हैं। एक है एम, एक है इज, एक है आर। अब एम, इज और आर, इसको 2 नाम दिए गए हैं। एक इसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा इसी का नाम दिया गया है लिंकिंग वर्ब्स। एम, इज, आर, इन तीनों को 2 नाम से पुकारा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स। पुकारने का तरीका है, तो हुआ कि भाई कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से, कब पता चलेगा लिंकिंग वर्ब से। हमें तो एम, इज, आर दिख रहा है, तो है कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स हम तब कहेंगे जब एम, इज, आर के बाद कोई मेन वर्ब मतलब एक्शन आ जाए, तब इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। यानी कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज डांसिंग, तो यहाँ पर कोई बोले कि यहाँ जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, बगल में क्या आ गया, एक मेन वर्ब आ गया। ये नामकरण बता रहा हूँ, बताना जरूरी है ना। क्या पता आप हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप इस स्ट्रक्चर देखो, बोलो सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, क्या तो हेल्पिंग वर्ब कब बोलोगे, जब बगल में क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब एम, इज, आर, अगर इसके बगल में कोई मेन वर्ब यानी कि एक्शन नहीं है, तब इसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि सोनू इज अ टीचर, क्या कोई मेन वर्ब है, कोई खाना पीना नहाना कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ इज क्या होगा, क्या कहेंगे इसे, सोचो सोचो, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है। बस बेचारा लिंक कर रहा है, बस सोनू को टीचर से लिंक कर रहा है, बता रहा है कि सोनू क्या है, टीचर है, बस लिंक कर। ये नामकरण है, आप नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बट पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। तो यानी कि हम फिर स्ट्रक्चर पर आते हैं कि सब्जेक्ट, यहाँ पर जो एम होगा, इज होगा और आर होगा, स्टेट ऑफ बीइंग में इसको किस नाम से पुकारेंगे, लिंकिंग वर्ब। समझ गया ना, लिंकिंग वर्ब। अब इसके बगल में क्या होगा, एक्शन तो हो नहीं सकता है, तो इसके बगल में पहले बड़ी बड़ी बातें करते, इसके बगल में होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। कितना बड़ा है, ओ माय गॉड। देखो इसके बगल में क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन होगा और ठीक उसके बगल में कोई ना कोई नाउन लगा होगा, कोई ना कोई नाउन फ्रेज लगा होगा। जैसे मान लो इन है, इन हमारा प्रेपोजिशन है, बगल में आ गया द किचन,
तो किचन नाउन है कि नहीं है, और ये आर्टिकल हुआ है ना। किचन नाउन एक जगह का नाम है, याद करो, होता है ना नाउन। Yes, sir. तो टोटल हमारा जो इन द किचन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हो, ये एक फ्रेज है। और चूंकि इस फ्रेज का सबसे पहला जो है शब्द वो प्रेपोजिशन है, तो इस फ्रेज को हम किस नाम से पुकारेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और देखो, अगर मैं कहता हूं ऑन, अब छटपटाइए मत। कौन छटपटा रहा? ऑडियो ऑफ कीजिए भाई, ऑडियो, वर्मा ऑटोमेशन, ऑडियो ऑफ कीजिए। मैं कर देता, लेक्चर आराम से सुनिए। ये ऑन है, ऑन के बगल में मैं कहता हूं द टेबल, तो पूरा अगर मैं ऑन द टेबल को मिला दूं तो ये क्या बन गया है? कौन सा फ्रेज बना? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अगर मैं कहता हूं विद, विद एक प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहता हूं विद दोज बॉयज, अब मैं पूरे को मिला दूं, विद दोज बॉयज, ये एक फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो प्रेपोजिशन है, तो हम इसे किस नाम से पुकारेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। Phrase. तो अब तो साबित हो गया कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसका एक स्टाइल, अभी स्टाइल पे काम कर रहे हैं, जो एक तरीका हो सकता है कि भाई एम इज आर के बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, तो आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। और हम क्या बता रहे हैं? हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएंगे? एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं कहता हूं कि सीमा इज, और मैं यहां पर लगा दूं इन द, मान लो कार, बस भी हो सकता है, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट कौन है? सीमा है ना। इसके अंदर मेरा लिंकिंग वर्ब क्या है? इज है। is अब बाकी जो इन द कार है वो क्या है मेरा? प्रेपोजिशनल prepositional phrase. फ्रेज है, इन द कार। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से मैं क्या बता रहा हूं? मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि सब्जेक्ट जो है वो छत पर है कि बाथरूम में है कि कमरे में है कि कार में है, किधर है, कोथा है? इन द कार, वो कार में है। तो क्या मैं किसी एक्शन की बात कर रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट की लोकेशन की बात कर रहा हूं? बताओ, खुद बताओ, Location. है ना। तो यानी कि यहां मैं नोट बना करके लिख देता हूं कि कुछ, बहुत ध्यान से देखना, इतने डिटेल में अगर किसी किताब में लिखा हो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं लिखा है, दुनिया की कोई किताब खरीद लो। कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, याद रखना, लोकेशन को दिखाते हैं, लोकेशन को दिखाते हैं। तो यानी कि आपको बताना है कि सीमा किधर है, मोनिका किधर है, ये सब लोकेशन बताना है, तो आप तुरंत प्रेपोजिशनल फ्रेज का सहारा ले लो। जैसे अगर मैं कहता हूं योर बुक, और मैं बोलता हूं इज ऑन द टेबल, इस पूरे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है योर बुक, ये मेरा लिंकिंग वर्ब, और ये ऑन द टेबल मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो क्या ये लोकेशन बता रहा है इस किताब का कि नहीं बता रहा है? खुद देखो तो। Yes, sir. बता रहा है। Yes, yes, sir. तो इससे साबित होता है कि कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लोकेशन बताते हैं कि भाई फलाना जो सब्जेक्ट है, चाहे वो इंसान हो, वो जानवर हो, वो किताब हो, कॉपी हो, वो सब्जेक्ट किधर है, लोकेशन बता देते हैं। इतना पावर है इसके अंदर। चलिए, अब है सेकंड स्ट्रक्चर, कहता है कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब लगाओ, एम इज आर। अब ये कहता है कि इसके बाद आपको एडजेक्टिव्स दिखाई देंगे, वो भी एडजेक्टिव 3 तरह की दिखाई दे सकते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल सा,
एक आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव दिखाई देंगे और एक आपको दिखाई दे सकते हैं वर्ब में आईएनजी वाले। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मिस किया तो गए सब खत्म। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई नॉर्मल एडजेक्टिव में क्या कह रहा हूँ। नॉर्मल मतलब क्या है? रेगुलर। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, ये सबको पता है ना, ब्यूटीफुल सुंदर है। कोई वाइज है, कोई स्ट्रांग है, कोई वीक वीक वीक। कमजोर की इससे पहले यही है ना, WEAK। यस सर। Yes, sir. ओके। कोई मान लो कि आपका ब्लैक है, कोई अच्छा है, तो कोई बुरा, ETC बहुत सारे होते हैं। ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल का मतलब अगर मैं कहता हूँ कि भाई सोहन इज स्ट्रांग, तो यानी कि ये जो एडजेक्टिव है ये बिल्कुल सिंपल है, आसान वाला है, नॉर्मल वाला है। तो अगर एडजेक्टिव आ जाए, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए, तब उसका मतलब है कि हम सब्जेक्ट की या तो तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं सोहन इज स्ट्रांग, तो मैंने सोहन के बारे में कुछ तो किया है, या तो तारीफ या बुराई, कुछ तो किया ना भाई। तो स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। तो मैंने क्या किया? सोहन के बारे में तारीफ किया कि सोहन क्या है? स्ट्रांग है। तो एडजेक्टिव जब आएगा तो क्या वो लोकेशन बताएगा या वो आपकी अच्छाई या बुराई बताएगा? सोचो, अच्छा यार बोल रहा है सर। याद रखिएगा। तो हम किसी भी सब्जेक्ट के का विवरण दे सकते हैं। तो एडजेक्टिव आपके रंग, रूप, नेचर, मतलब सब कुछ, क्या बोलूं मैं, रंग रूप नेचर से लेकर के ETC सबको बताता है। तो एडजेक्टिव में इतना पावर है कि आप सब कुछ इससे बोल सकते हो कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है, और न जाने क्या क्या, सब कुछ बता सकते हो। पूरी क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। पूरा क्वालिटी, मतलब इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। एडजेक्टिव एक भंडार है। बिना एडजेक्टिव के आपके घर में सामान से लेके इंसान तक की कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताओगे ना कुछ ना कुछ तो बताओगे। आप किसी फ्लैट को देखने जाते हो और जैसे कहते हो ये तो बहुत बड़ा है, वहीं पर आपने एडजेक्टिव यूज कर लिया। किया कि नहीं किया? देख लो। और आपने बोला कि अरे इसका किचन कितना नैरो है, वहां आपने एडजेक्टिव यूज कर लिया। बहुत पावरफुल है। तो नॉर्मल एडजेक्टिव में तो आप आराम से कुछ ना कुछ बता दिए कि सुंदर है, अच्छा है, बुरा है। आप फंसोगे कहां पर? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला एडजेक्टिव है, उसको बोला जाता है वर्ब का V3। ऐसे लिख देता हूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव कंफ्यूज कर देता है। ये एडजेक्टिव क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना। अगर कोई सब्जेक्ट, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन हो गया है और उस एक्शन के होने के बाद, एक्शन हो गया है, आपने उसको मार दिया, पीट दिया, तोड़ दिया, तो उस एक्शन के होने के बाद अब उस सब्जेक्ट की करंट कंडीशन मतलब हालत, करंट कंडीशन बोल दो, स्टेटस कह दो, जो भी उसका जो अभी अवस्था है, करंट कंडीशन, करंट जो स्टेट है उसकी जो अवस्था है, करंट कंडीशन या स्टेट
जैसी होती है उसे बताने के लिए V3 एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये एक कुर्सी है, अब आपका बच्चा इस कुर्सी के साथ खेल खेल के इसको तोड़ दिया, तो इस कुर्सी के साथ ये घटना घट गई ना, घट गई। अब जब बच्चे ने इसको तोड़ दिया तो घटना घट गई। अब घटने के बाद उसकी करंट अवस्था क्या है? टूटी हुई अवस्था है कि नहीं है? खुद देखिए तो, है ना? टूटी हुई है। टूटी अवस्था है। यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का कहीं जा रहा था, किसी कार ने इसको हिट कर दिया, एक्सीडेंट हो गया और ये बुरी तरह घायल हो गया। तो अब जो इसकी अवस्था है वो घायल वाली अवस्था है कि नहीं है ना? घायल वाली अवस्था है। घायल वाली अवस्था है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो गया पहले, अब होने के बाद जो उसकी करंट अवस्था है वो अवस्था दिखाने के लिए हमें V3 लगाना पड़ता है। ये घर है और घर में कुछ गुंडों ने आकर के इसमें आग लगा दिया, या शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, आग बुझ गई, सब हो गया। अब आग लगने के बाद अब ये पूरी इसकी जो अभी अवस्था होगी ना, एकदम राख कोयला मोड में, तो जली हुई अवस्था में है कि नहीं है? देखो तो, है ना? यस सर, जला हुआ घर है। जला हुआ है। तो जब ऐसी कोई अवस्था देखे, हम बोले यार ये तो जला हुआ है, तो टूटा हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास एक शर्ट है और कभी किसी कारणवश वो शर्ट आपका फट गया होगा, और अब जब आपने अलमीरा से निकाला तो शर्ट की क्या अवस्था है? फटी हुई अवस्था है। फटा हुआ शर्ट। तो अगर वो फटा हुआ है तो ये कहने के लिए कि भाई वो कुर्सी टूटी हुई है। अब जो आप यहाँ गेम खेलोगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव दिखाओगे? V3 एडजेक्टिव। तो वो कुर्सी टूटी हुई है, वो मतलब दैट, कुर्सी मतलब चेयर, चेयर के साथ इज, टूटी हुई की इंग्लिश क्या बोलोगे? ब्रोकन। दैट चेयर इज ब्रोकन। अब अभी तो आपके समझ में आ रहा है, लेकिन कई लोग फंस जाते हैं कि अरे ब्रोकन, ये कहीं पैसिव तो नहीं हो गया? फंसते? खुद सोचो। V3 को देख करके कई बार वो पैसिव सोच लेते हैं, कई बार वो कुछ और सोच लेते हैं। ये कोई एक्शन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ये अवस्था दिखा रहा है। अब बताओ, अब अगर आप बोलो अपनी वाइफ से कि अरे ए सपना, अरे शर्ट तो फटा हुआ है भाई, तो यह शर्ट फटा हुआ है, यह शर्ट फटा हुआ है, तो दिस शर्ट इज। अब फटे हुए की इंग्लिश क्या बोलोगे? थर्ड फॉर्म लगा, torn। दिस शर्ट इज torn। अरे वो आदमी घायल है भाई, वो आदमी घायल है, कैसे बोलोगे? That man is injured। अब इसको बाद में सीखेंगे, टू बी कंटिन्यू करेंगे। मजा आ रहा था? Yes sir। फाइन, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मजेदार है ये भी। अच्छा।